Good morning, students. Welcome to IRS online classes. Now you are in class 7th and I am going to teach you English Honeycomb. Open page number 22. Lesson 3, lesson 2, a gift of chapels. Now its second part. I am going to explain you. Second part, page 22. Now look into your book. Mridu kept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of back to the window, was a bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ear and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vasty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. Now, just get the explanation of this paragraph. Ritu crept up to the window. Crept up means crawling. रेंगते हुए जाना धीरे धीरे, walking very slowly. Okay, that no one can hear the sound of your footstep. आपकी चलने की आवाज़ कोई सुन ना पाए. That is called crept up or crawling. So मृदु crept up means मृदु crawl up to the window. धीरे धीरे सरकते हुए विंडो के पास चली जाती है. And what she saw there? कि Lali was sitting a little distance away. Lali was sitting in the room a little distance away from that window. विंडो से थोड़ी ही दूरी पर लाली बैठी हुई थी. Awkwardly holding her violin and bowstring. She was sitting there surprisingly and holding her violin in her hand. अपने हाथ में वायलिन पकड़कर थोड़ी सी दूर वह स्तब्ध होकर वहाँ पड़ी हुई थी. हर एल्बो जटिंग आउट, हर एल्बो उसकी कहनी जो है चल रही थी. मीन्स शी वाज जस्ट प्लेइंग ट्राइंग टू प्ले द वायलिन, वो वायलिन बजाने की कोशिश कर रही थी. एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और पूरी आंखें उसने कंसंट्रेशन से उस वायलिन पर लगा रखा था. शी वाज जस्ट गेजिंग एट द स्ट्रिंग ऑफ वायलिन एंड ट्राइंग टू प्ले द वायलिन. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके ठीक सामने, इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, लगभग बिल्कुल खिड़की के पीछे ही उसके ठीक सामने was a bony figure of the music master. Was the bony figure of the music master means you can say bony figure means just not like the skeleton but a very thin person, slim person. एक बिल्कुल हड्डियों का ढांचा जिसको आप बोल सकते हो, ऐसा शरीर वाला व्यक्ति, बिल्कुल थिन, पतला, दुबला पतला, कृष्णकाय शरीर बोला जाता है, एकदम दुबला पतला एक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था. दैट वाज म्यूजिक मास्टर हु वाज जस्ट मेकिंग हिम हाउ टू प्ले द वायलिन, जो उसको सिखा रहा था. हु वाज टीचिंग हिम टू प्ले द वायलिन, जो लाली को वायलिन बजाना सिखा रहा था. दैट म्यूजिक मास्टर वाज सिटिंग ओवर देयर जस्ट बैक टू द विंडो. ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड, उसका सिर गंजा था. बाल्ड मीन्स विदाउट द हेड विदाउट एयर, बिना बाल वाला सिर, जिसको बाल्ड कहा जाता है. एक गंजा सिर आप कह सकते हो. मोस्टली मीन्स मैक्सिमम उनके सिर पर, टीचर के सिर पर बाल नहीं थे, पीछे थोड़े बहुत बाल थे, तो मोस्टली इसीलिए कहा गया कि मैक्सिमम बाल था. विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, और थोड़े बहुत ऑयली हेयर थे जो उनके कानों के नीचे से लटक रहे थे, कानों की तरफ, कान की तरफ उनके लटक रहे थे, दोनों साइड से पीछे से लटक रहे थे. एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और एक पुरानी ज़माने की, या आप कह सकते हो कि पुरानी पद्धतियों की, पुरानी परंपराओं वाली एक चुटिया जो है, एक छोटी सी चोटी उनके बाल में से नीचे लटक रही थी. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उनके चमड़े वाले गर्दन के चारों तरफ एक गोल्ड चेन चमक रही थी. एंड अ डायमंड रिंग, और एक डायमंड रिंग थी. देयर वाज अ डायमंड रिंग मींस ही हैड वेयरिंग अ डायमंड रिंग, ही हैड द डायमंड रिंग ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड, उनके हाथों में चमक रही थी. एक डायमंड रिंग उन्होंने पहन रखा था जो उनकी फिंगर में चमक रही थी, उनके हाथों में चमक रही थी. अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन व्हेन ही वाज जस्ट प्लेइंग द वायलिन लाइक दिस, तो डायमंड रिंग वाज जस्ट ग्लीमिंग अप एंड डाउन लाइक दिस. इट वाज शाइनिंग अप एंड डाउन लाइक दिस. वो ऊपर नीचे जब हाथ करते थे तो वो डायमंड रिंग चमकती थी.
A last foot stuck out from the beneath of his gold-bordered vesties. He was just wearing a धोती. उन्होंने एक धोती पहन रखी थी. And that धोती had a border. एक border थी. उस border नीचे border बना हुआ था उस धोती में. And from that side, a long foot was coming out. He was just sitting. वो बैठे हुए थे. You can say he was sitting in पालथी के स्टाइल में वो बैठे हुए थे दोनों पैरों को मोड़ करके. And his two was, means his foot was just coming out from that vestige. And he was beating time on the floor with scrawny big toe. और अपने पंजे को वो बार बार फ्लोर पर जब वो वायलिन बजाते थे उसमें से धुन निकलती थी, मेलोडी उसमें से आती थी, तो अपने पंजे को बार बार फ्लोर पर वो हिलाते रहते थे, बजाते रहते थे. Now second paragraph, just go to second para. He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. Now page number 23. And unhappy in her hands. What a difference! The music master's note seemed to float up and settle perfectly in the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. Mridu stared at the huge being hand moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music. Now look here. Explanation. He played a few notes. Notes means you can say धुन. म्यूजिक मास्टर ने कुछ धुन बजाई. He played a few notes. उन्होंने कुछ notes बजाए, कुछ धुन बजाई. Lali stumbled. Stumble means you know. Stumble means लड़खड़ा जाना, चलते हुए लड़खड़ा जाना. तो when you are not proper while repeating something, जब आप कुछ repeat कर रहे होते हो and you are not proper. Suppose you are speaking something after teacher and you are not able to speak that properly, then you are stumbling. You are playing something, not able to repeat that properly, you are stumbling. चलते हुए भी हम लड़खड़ा जाते हैं. If there any obstacle and you are getting that obstacle in your path, आप अपने रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में कोई obstacle पत्थर रोड़ा आपको मिल जाता है और आपके पैर उसमें फंस जाते हैं तो आप लड़खड़ा जाते हो, गिरने लगते हो. तो that is stumble. Now Lali stumbled behind him on her violin. Lali was also trying to play the same melodies, same notes. सेम नोट्स को वो भी बजाना चाहती थी, बस she was stumbling, लड़खड़ा रही थी, बस she could not play that notes properly. वो उस notes को properly नहीं बजा पा रही थी. Which looked quite helpless and unhappy in her hand. And violin was looking unhappy and helpless in her hand. उसके हाथों में violin लग रहा था जैसे बिल्कुल helpless हो गया हो, असहाय हो गया हो. And it was not happy. Happy means when the violin is happy, if it is able to produce good melody, good notes. अगर अच्छी धुन निकाल पाता है वायलिन तो हैप्पी हो जाता है. यू कैन से इट इज़ हैप्पी वायलिन बट इट इज़ फीलिंग अनहैप्पी इन हर हैंड्स. व्हाट अ डिफरेंस. कैसा डिफरेंस था. द म्यूजिक मास्टर वाज प्लेइंग अनदर नोट्स एंड Lali was not able to play that properly, not able to repeat that properly. So what a difference. दोनों की धुन बिल्कुल अलग अलग हुआ करती, दोनों की धुन बिल्कुल अलग थी. The music master's notes seemed to float up and settle perfectly. Music master's notes seemed to float up. Music masters के जो नोट हुआ करते थे जब वो धुन चढ़ाते थे तो जैसे लगता जैसे वो उड़ रहे हैं. And after they settled परफेक्टली इंटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी. और फिर नीचे आकर के जब धुन नीचे आती थी, जब वो स्लो करते थे तो ऐसा लगता था जैसे मेलोडी के परफेक्ट, मेलोडी के इनविजिबल मेलोडी में परफेक्टली आकर फिट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं. म्यूजिक मास्टर वाज प्लेइंग लाइक दिस. उतार चढ़ाव आप कह सकते हो, अप एंड डाउन. उस धुन की अप एंड डाउन जो उतार चढ़ाव होता था दैट वाज परफेक्ट. बट अच्छा, one more thing कि it was like the wheels of a train fitting smoothly in the rails. It was like the wheels of a train. You have seen the trains and its wheels also. It is just moving on the rail. जो रेल की पटरियाँ होती हैं, जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, those are called rails. तो ऐसा लगता था जैसे उनकी जो धुन है वो उस ट्रेन की तरह है. That is running smoothly on the rails. जो रेल की पटरियों पर, ट्रेन की पटरियों पर बिल्कुल धीरे धीरे स्मूथली आराम से चलती हुई जा रही है, कहीं भी रुक नहीं रही है, एकदम स्मूथली चलती जा रही है. As Ravi said,
रवि ने कहा, ये बिल्कुल धुन जो मास्टर की धुन है, जो उनकी धुन है, वो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे ट्रेन की जो ट्रेन के पहिए हैं वो रेल पर आसानी से धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं। मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज ब्रिंग मीन्स द म्यूजिक मास्टर इज वेयरिंग अ रिंग, ही हैड वेयरिंग अ रिंग ना। तो मृदु स्टेयर्ड एट हिज ह्यूज ब्रिंग्ड हैंड, मृदु वाज स्टेयरिंग, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, गेजिंग। मृदु वाज जस्ट लुकिंग कंसंट्रेटली, मृदु ध्यान पूर्वक देख रही थी। सी वाज स्टेयरिंग, घूर रही थी, ध्यान से देख रही थी। किसको देख रही थी? म्यूजिक मास्टर्स हैंड्स इन विच ही हैड ऑन द डायमंड रिंग, जिसमें उन्होंने डायमंड रिंग पहन रखा था, उसको बिल्कुल ध्यान से देखती जा रही थी किस तरह से, हाउ ही वॉज प्लेइंग द वायलिन, उनके उनके हाथों को ध्यान से देख रही थी। मूविंग एफर्टलेसली, बिना किसी प्रयास के ही जो आराम से चलते जा रहे थे, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के, एफर्टलेसली द म्यूजिक मास्टर वॉज प्लेइंग द वायलिन। वायलिन्स स्टेम, वायलिन्स स्ट्रिंग, ही वॉज जस्ट प्लेइंग एंड मेकिंग लवली म्यूजिक, और बहुत ही प्यारा संगीत निकल रहा था, बहुत ही प्यारी धुन निकल रही थी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, स्क्वेक, देयर वॉज लाली ड्रेलिंग अगेन, derailing अगेन। रेल, डीरेल, रेल पर चलना, पटरियों पर चलना, डीरेल पटरियों से उतर जाना, इट इज derailing. So squeak again, one more sound, squeak, and after that there was लाली derailing again, लाली फिर से पटरियों से उतर गई, मतलब उसने फिर से ट्रैक छोड़ दिया। She left the track once again. अम्मा came a wail from the gate, अम्मा, ओ, अम्मा, a wail means होता है विलाप करना, that a pity sound, दया से भरा हुआ स्वर, जिसमें दर्द हो, पेन हो, that a pity sound, wail, जब कोई कष्ट में होता है, दुख में होता है, तो जो साउंड उसके मुंह से निकलता है, दैट इज वेल ना, सैड साउंड यू कैन से। अम्मा, दैट अ साउंड केम अ वेल फ्रॉम द गेट, गेट से एक आवाज आती है। अगेन अम्मा, ओ, रवि, सेंड द बेगर अवे, वन साउंड केम फ्रॉम बैक ऑफ द हाउस, घर के पीछे से एक आवाज आती है, रवि, या इनसाइड द हाउस, घर से आवाज आती है, रवि, सेंड द बेगर अवे, सेंड द बेगर अवे, उस भिखारी को जाने दो। बेगर मीन्स यू नो ना, भिखारी, द पर्सन हु इज आस्किंग समथिंग, भिखारी, ओके, एट डोर टू डोर। Asking something means not beggar. If someone, your neighbor is coming to your home and asking some sugar, asking something, that is not a beggar. But the person who is asking to each and every house, to from each and every door, that is called beggar, right? So send the beggar away. उस बेगर को हटाओ, उस बेगर को भेजो, वापस भेजो, हटाओ उसे। Cried his mother from the back veranda. From the back veranda, पीछे के वरांदा से, रवि's mother called out, रवि की मदर या instructed, ordered to रवि, उन्होंने रवि को आदेश दिया, send the beggar back away, उस बेगर को वापस भेजो। Where she was chatting with Tapi, Ravi's mother was sitting with Tapi and she was saying something, she was chatting, she was just talking to her, she was discussing something, वो कुछ बातचीत कर रही थी तापी के साथ, और उन्होंने रवि को आदेश दिया, आवाज़ दी, रवि, send the beggar back, रवि बेगर को वापस भेजो। Now again she is saying, he has been coming here every day for the past week. She has been coming here. She has been means continuously she is coming here. लगातार वो आ रहा है from the past week, last week, from the last week. From the last week he is coming here to my house daily. And it's time he found another house. And it's time means it is the time he found another house. This time he should be at another's house. To beg from, to ask something. अब उसे मांगने के लिए किसी और घर जाना चाहिए. He should go. He should move. उसे किसी और घर जाना चाहिए। सो because from the last week he is coming here continuously to my house, मेरे घर वो लगातार एक हफ्ते से आ रहा है। सो अब उसे किसी और घर जाना चाहिए, दूसरे घर जाना चाहिए मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती टोल्ड टू तापी, पाती ने तापी से कहा। हु वाज पाती? पाती वाज ग्रैंडमदर, राइट? सो ग्रैंडमदर, शी वाज नॉट रवीज मदर, शी वाज रवीज ग्रैंडमदर। रवीज ग्रैंडमदर टोल्ड to Tapi that he is coming continuously from a week, so he should go to another house. Now next paragraph, page number 24. Mridu and Meena followed Ravi out.
The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the aunt to appear. "Go away," said Ravi sternly. "My Pati says it's time you two found another house to beg from." Now, explanation of this paragraph. Mridu and Meena followed Ravi out. When Ravi went to that beggar, Meena and Mridu both also followed him. रवि जब जाता है उस भिखारी के पास तो मीना और मृदु भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. द बेगर हैड एंटर्ड इन द गार्डन फ्रॉम द रोड. रोड से वो उनके बगीचे तक आ चुका था. ही वॉज स्टैंडिंग देयर इन द गार्डन नाउ मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम एंड ही वॉज जस्ट साइलेंट देयर इन होम. ही वॉज स्टैंडिंग देयर गार्डन साइलेंटली. He had spread his upper cloth. Upper cloth means you can say he was wearing kurta or shirt, whatever the upper cloth. ऊपर पहनने वाला कपड़ा, that is upper cloth. जो नीचे trouser हम पहनते हैं, that is lower cloth. So he had taken out his upper cloth and spread it into the branches of neem tree. वहाँ एक नीम का पेड़ था, उसके ब्रांचेस में, उसकी टहनियों में उसने उस अपर क्लॉथ को, कुर्ते को निकाल कर टांग दिया था सूखने के लिए. And was leaning against its trunk and he had just hold the branch and lean means होता है बेटा झुकना, bend, झुक जाना. And he was leaning against the branches और वो उसके branches को पकड़कर झुका हुआ था. means he had taken the support of those branches. उन टहनियों की शाखाओं का सपोर्ट लेकर वो वहीं पर खड़ा था, झुका हुआ था. apparently prepared to take a little snooze. He was just trying to take a little nap, you can say. थोड़ा सा आराम झपकी लेना चाहता था, थोड़ा सा आराम करना चाहता था. And one more thing, while he waited the aunt to appear. Aunt means होता है भिक्षा. Whatever you are just giving to that beggar, whatever the thing, means money, food, cloth, whatever you are taking out from your house and giving to a beggar. एक भिखारी को जो कुछ भी आप देते हैं, that is known as आल्म, भिक्षा कहलाता है. वो भिक्षा देने की वो भिक्षा का इंतजार कर रहा था कि व्हाट विल कम फ्रॉम द हाउस, घर के अंदर से क्या चीज़ आएगी, मुझे क्या मिलेगा. गो अवे, चले जाओ. गो अवे, चले जाओ. सेट रवि स्टर्नली मीन्स फॉर्मली ही टोल्ड, दृढ़ता से उसने कहा, गो अवे, जाओ, चले जाओ. माई पाती सेज, माई ग्रैंड मदर सेज, मेरी दादी माँ कहती है, मेरी पाती कह रही हैं, इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. नाउ इट इज़ टाइम, फ्रॉम लास्ट वीक यू आर कमिंग हियर ना टू बेग, सो इट इज़ टाइम टू फाउंड अनदर हाउस. गो एंड सर्च अनदर हाउस, जाओ और किसी दूसरे घर को ढूंढो बेग के लिए, भीख मांगने के लिए, या फिर मांगने के लिए किसी और घर को ढूंढो. मेरी ग्रैंड मदर ये बात तुमसे कह रही है. The beggar opened his eyes very wide. The beggar opened his eyes very wide. काफ़ी चौड़ाई से means with surprise. He opened his eyes with surprise. When you are just looking something strange, when you are just hearing something strange, you are just starting to, you start to stare. आप घूरना शुरू कर देते हो, आपकी आंखें जनरली अपने आप बड़ी हो जाती हैं. तो ही ओपेंड हिज आइज वाइड, उसने अपनी आंखों को चौड़ाई से खोला, तेजी से खोल कर देखा. एंड गेज मीन्स स्टेयर, आई टोल्ड यू ऑलरेडी. गेज्ड मीन्स घूरा, और उसने घूरना शुरू कर दिया. एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, एक एक करके उसने हर बच्चों को घूरना शुरू किया. एज ही वॉज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन, जैसे वो बच्चों को पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि ये कौन लोग हैं, कौन आया है मुझे बोलने के लिए, मुझे बताने के लिए कि गो अवे. द लेडीज ऑफ द हाउस, ही सेड एट लास्ट. अंत में उसने कहा, लेडीज ऑफ द हाउस, एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग. अच्छा, द लेडीज ऑफ द हाउस, इस घर की औरतें, द लेडीज हु आर लिविंग इन दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग. चोक्ड मीन्स फील्ड विद फीलिंग. ही स्टार्टेड टू स्पीक विद पीटी साउंड. एक दयालुता भरे स्वर में उसने बोलना शुरू किया, जिसमें भावनाएं भरी हुई थी, फीलिंग्स भरी हुई थी. चोक्ड विद फीलिंग, filled with feelings. He spoke out. उसने क्या कहा कि the ladies in the house are very kind souls. They are very kind women. बहुत ही दयालु औरतें हैं. इस घर की रहने वाली औरतें बहुत ही दयालु हैं. I have kept my body and soul together on their generosity.
for a whole week. From the last week I have kept my body and soul. मैंने अपनी शरीर और मेरी आत्मा को दोनों को I have just put on the pity, on the generosity of these ladies. मेरा शरीर और मेरी आत्मा उन्हीं के ऊपर पल रही है पिछले एक हफ्ते से. मैं उन्हीं के ऊपर निर्भर हूँ. मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों उनके ऊपर निर्भर. दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दियर आर्म, ऑन दियर जनरसिटी. जो जनरसिटी, जो दयालुता के साथ वो मुझे देती हैं खाने के लिए, मैं उसी पर निर्भर हूँ. मीन्स आई एम टेकिंग द आर्म फ्रॉम लास्ट वीक. दे आर वेरी काइंड, वे बहुत दयालु हैं. दे आर वेरी जनरस. काइंड, जनरस, बोथ आर सेम वर्ड्स. ओके, दयालु होना. नाउ आई कैन नॉट बिलीव, आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता. आई कांट बिलीव, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं भरोसा नहीं कर सकता दैट दे वुड टर्न मी अवे. वो मुझे भगाएंगी, वो मुझे वापस करेंगी. आई कांट बिलीव. यू आर सेइंग टू मी टू गो आउट, बट आई कांट बिलीव दैट दे सेड. तुम कह रहे हो कि उन्होंने कहा कि मुझे जाने के लिए, बट आई कांट बिलीव, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं विश्वास नहीं कर सकता इस पर. ही रेज्ड हिज वॉइस, ही रेज्ड हिज वॉइस, ही लिफ्टेड हिज वॉइस. उसने अपनी आवाज़ उठाई. आवाज़ को उठाना मतलब पिकअप, नो, मेड लाउडली. ही स्पोक लाउडली, तेजी से बोला. उसने तेजी से बोलना शुरू किया. उनको क्रॉस कर रहा है, वो ओवरटेक कर रहा है. ओवरटेक करके अपनी आवाज़ को अंदर पहुंचाना चाहता है. कहता है अम्मा, अम्मा, ओ अम्मा. सैड his wail might be. It may be that his sound was full of sadness. It may be, you can feel the sound. उस आवाज़ को महसूस कर सकते हो आप कि that those was actually the sound was full of sadness, full of pity. दया से भरा हुआ, दुख से भरे हुए आवाज़ थे, दुख से भरी हुई आवाज़ थी वो. बट लेकिन इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल. फीबल मीन्स मध्यम पढ़ना, डिम. बट इट वॉज नॉट डिम, धीमी नहीं थी. आवाज़ दुख से भरी हुई थी पर धीमी आवाज़ नहीं थी. इट वॉज नॉट स्लो, धीरे आवाज़ नहीं थी, क्योंकि वो तेजी से बोल रहा था. ही वॉज जस्ट स्पीकिंग लाउडली. इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन द विदर्ड बेली. विदर्ड बेली, सूखे हुए पेट से. बेली मीन्स पेट होता है. सूखे हुए पेट के अंदर से ये आवाज़ निकल कर खड़खड़ाती हुई आ रही थी बाहर. रंबलिंग, खड़खड़ाना. इट वॉज जस्ट कमिंग आउट. रंबलिंग, ये खड़खड़ाते हुए आवाज़ बाहर निकल रही थी. वहाँ से अंदर से बाहर, उसके पेट से, सूखे हुए पेट से आवाज़ बाहर आ रही थी. एंड केम ब्लूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और बाहर आकर उसके मुंह से बाहर निकल रही थी. ब्लूमिंग आउट, इट वॉज जस्ट प्रोनाउंसिंग, इट वॉज जस्ट मेकिंग द साउंड फ्रॉम हिज माउथ विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ. और कौन से मुंह से बाहर आ रही थी, किस तरह का मुंह था, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर. विद रिमेनिंग टीथ, बहुत कम दांत उसके मुंह में बचे हुए थे. देयर वॉज अ लिटिल टीथ इन हिज माउथ, उसके मुंह में बहुत कम दांत बचे हुए थे. एंड स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग, एंड दोज वर स्टेन्ड, उन पे धब्बे लगे हुए थे, या वो ब्राउन हो चुके थे. ब्राउन धब्बे लगे हुए थे उन पर, वो ब्राउन हो चुके थे. विद बीटल च्यूइंग, बीटल मीन्स होता है पान, च्यूइंग मीन्स चबाना. पान चबाने की वजह से वो भूरे हो चुके थे. बहुत कम दांत बचे थे, और जो बचे भी थे वो भूरे हो चुके थे बीटल च्यूइंग की वजह से. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. रवि, टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रवि, वन मोर साउंड कम्स फ्रॉम द हाउस. घर के अंदर से एक बार और आवाज़ आती है. रवि, टेल हिम, रवि बता दो उसे, जस्ट टेल हिम, उसे बताओ. इन्फॉर्म हिम दैट देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन, किचन में कुछ नहीं बचा है. देयर्स नथिंग लेफ्ट, या देयर्स लेफ्ट नथिंग, देयर्स नथिंग इन द किचन, किचन में कुछ नहीं है. रवि, जस्ट टेल हिम, उसे बताओ, भिखारी को बता दो. सी साउंडेड फेड अप, परेशान होते हुए. फेड अप, परेशान होते हुए, ऊबते हुए. पाती ने फिर से आवाज़ दी और कहा, रवि उसे बता दो किचन में कुछ नहीं है. कम अगेन, सॉरी, कॉल रुक्मणी. नाउ इट इज रुक्मणी, रुक्मणी. नाउ दिस टाइम हिज पाती वॉज नॉट स्पीकिंग, हिज मदर इज स्पीकिंग. मीन्स रवि's मदर इज स्पीकिंग कि रवि जस्ट टेल हिम दैट देयर्स नथिंग इन द किचन. रवि एंड स्पीकिंग फेड अप, फेड अप होते हुए, मतलब ऊबते हुए वो बोलती है, कहती हैं, उसकी माँ बोलती हैं कि जाओ उसे बता दो किचन में कुछ नहीं है. टेल हिम दैट, उसे बता दो. शी साउंडेड फेड अप. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टुगेदर. रवि डिडंट हैव टू रिपीट, रवि को रिपीट नहीं करना पड़ा. डिडंट हैव टू रिपीट,
रिपीट नहीं करना पड़ा, फिर से नहीं बताना पड़ा टू द बेगर, ऑल टू द बेगर, सारी बातें रवि को, उस बेगर को नहीं बताना पड़ा. What his mother said had been easy for all to hear because when she was speaking loudly from inside the house, घर के अंदर से जब वो इस बात को बोल रही थी तो as Ravi could hear, that beggar was also able to hear that. रवि के साथ साथ वो बेगर भी उस बात को सुन सकता था, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी. द बेगर वॉज ऑल्सो हियरिंग द सेम साउंड, द सेम थिंग वाट हिज मदर वॉज saying, is giving order to Ravi. There under the neem tree, because both means all the children along with that beggar, they all were standing under the neem tree. सारे बच्चे उस बेगर के साथ नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे और जब अंदर से रवि की माँ ने आवाज़ दिया तो रवि के साथ साथ वो बेगर भी उस बात को सुन सकता था. The beggar sat up and sighed. Beggar sat up. Sat up means sit, sat. Sit, sat up, बैठ गया, वहीं पर बैठ गया. And sighed. Sigh means taking a long breath. कराहना या लंबी सांस लेना. He took a long breath. एक लंबी सांस लेते हुए वहीं पर बैठ गया. Now, the next paragraph, page number 24, last paragraph. I'll go. I will go. मैं चला जाऊंगा, मैं अवश्य चला जाऊंगा. He said wearily means sadly, दुखी होते हुए बोलता है, कहता है I will go, मैं चला जाऊंगा. Only let me have a rest here under this tree. Only let me have a rest. Let me take a rest under this tree. Please just don't make me run away. मुझे भगाओ नहीं यहाँ से, थोड़ा सा मुझे यहाँ विश्राम कर लेने दो, आराम कर लेने दो. The sun is so hot. The sun is so hot. सूरज बहुत गर्म है, बहुत गर्मी पड़ रही है. And the tar had melted on the road. And tar, that you have seen the black material that is spread on the road ना, to make the road. रोड बनाने के लिए जो कंकड़ के साथ या पत्थर के साथ जो ब्लैक मटेरियल डाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड तारकोल. डू यू नो? ब्लैक मटेरियल के साथ उस पर डाला जाता है, ब्लैक मटेरियल के साथ बनाया जाता है रोड को, तो उसको टार कहते हैं, टार या टारकोल. यस, टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड एंड विद द हीट ऑफ सन द टार हैज़ मेल्टेड. मेरे पैरों में चुभ रहा है, चिपक रहा है, वो पिघल गया है, सूरज की गर्मी से पिघल गया, जल रहा है मेरे पैरों में. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. मेरे पैर पहले ही फट चुके हैं. मेरे पैर जो है विदाउट, बिकॉज आई एम मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर विदाउट स्लीपर, विदाउट शूज़, बिना चप्पलों के, बिना जूतों के मैं घूमता हूँ, मेरे पैर फट चुके हैं. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट. ही स्ट्रेच्ड आउट, उसने अपने पैरों को खींचा. टुक आउट हिज फीट, अपने पैरों को निकालता है बाहर, देखता है. टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट. अपने नंगे पैरों पर पड़े हुए छालों को दिखाने के लिए, ब्लिस्टर्स छाले, उन पे पड़े हुए छालों को दिखाने के लिए वो अपने पैरों को खींचता है और दिखाता है सबको, कहता है मेरे पैर पहले ही फट चुके हैं, खराब हो चुके हैं. सन इज सो हॉट, द टार ऑन द रोड हैज़ बीन मेल्टेड, सो आई एम नॉट एबल टू मूव फर्दर. मैं आगे जाने लायक नहीं हूँ. लेट मी टेक अ रेस्ट अंडर दिस नीम ट्री. नाउ ओके क्लास, दैट्स एनफ फॉर टुडे. We will meet in next class. Thank you.